नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेसा सेमेस्टर पर। तो हर रोज़ की तरह हम फिर मिले हैं रोटेशनल मोशन। हर रोज़ की तरह मिले हैं अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने के लिए, और इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन। तो आज होपफुली रोटेशनल मोशन का आखिरी चैप्टर, आखिरी लेक्चर होगा। उम्मीद करते हैं आखिरी लेक्चर होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर कल और एक लेक्चर के साथ मिलेंगे हम। लेकिन खैर, अभी तक हम रोटेशनल मोशन में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं और हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और लास्ट में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट में हमने जो स्टडी किया था उसका नाम था रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग रोटेशनल मोशन का एक पार्ट होता है रोलिंग, जो हमने कल स्टडी किया था। अब आज हम करेंगे कंडीशंस फॉर रोलिंग। ठीक है, कंडीशंस फॉर रोलिंग। ठीक है, एक्चुअली कंडीशंस फॉर रोलिंग नहीं, इसका मतलब है कि रोलिंग किस किस तरह की होती है। ठीक है, रोलिंग कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, जब भी एक रोलिंग होती है तो क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक एक होती है एक होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी कोई वस्तु लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय करती है। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय करती है। और दूसरा क्या होता है, रोटेशन। ठीक है, और रोटेशन में क्या होता है, एक वस्तु क्या करती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ट्रांसलेशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से तीन परिस्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, वो तीन परिस्थितियां क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं तीन परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। पहली परिस्थिति में हो सकता है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं कहते, अभी इसको रोटेशन कहते हैं। कि जो हमारा ट्रांसलेशन हो वो किसके बराबर हो, वो रोटेशन के बराबर हो। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि जितना वस्तु पिंड घूर्णन करे उतना ही सरल रेखीय गति करे। जितना वो घूर्णन गति करे, जितना रोटेशन करे, उतना ही ट्रांसलेशन भी करे, यानी उतना ही सरल रेखीय गति करे। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये पॉसिबल है कि हो सकता है वही पिंड जितना ट्रांसलेशन करे वो रोटेशन से कम हो। मतलब वस्तु ट्रांसलेट ज्यादा करे और रोटेशन कम करे। ठीक है, अच्छा, और वस्तु ये भी पॉसिबल है, ये वस्तु रोटेशन ज्यादा करे। ओहो, कहाँ गया। हम्म, कि वस्तु ट्रांसलेशन कम करे और रोटेशन ज़्यादा करे। बहुत पॉसिबल है ये भी, है कि नहीं। ये तीनों कंडीशन पॉसिबल हैं। तो ये तीनों कंडीशन कैसी कैसी होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है हमें पूरे आज के लेक्चर में। और उसके बाद एक फ्लाईव्हील है, वो भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, जब ट्रांसलेशन और रोटेशन बराबर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, तो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शुद्ध घूर्ण शुद्ध लुढ़कन। ठीक है, रोलिंग को हिंदी में कहते हैं लुढ़कन। अजीब नाम है लेकिन लुढ़कन कहते हैं, प्योर रोलिंग। ठीक है, तो ट्रांसलेशन रोटेशन बराबर हो जाते हैं तो इसको प्योर रोलिंग कहा जाता है। ट्रांसलेशन बड़ा हो जाता है, रोटेशन कम, तो इसको फिसलना कहते हैं। ठीक है, स्लिपिंग, आप स्लिप कर जाते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, ट्रांसलेशन अधिक हो जाता है, रोटेशन कम होता है। और ट्रांसलेशन कम होता है, रोटेशन अधिक होता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि आप एक ही जगह फंसे रह जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप, हाँ, कभी आपने गीली मिट्टी में अगर आपकी बाइक, साइकिल कह लो या कार कह लो, कुछ भी फंसी होगी, तो आप जब वहां पे एक्सीलेटर दबाते हैं तो आपके पहिया घूमने लगता है। ठीक है, पहिया रोटेट ज्यादा करता है लेकिन ट्रांसलेट नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, घूमता रहता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर पाता। वो कौन सा केस होता है कि ट्रांसलेशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है और रोटेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो ये केस होता है। तो ये तीन कंडीशन है रोलिंग की। आइए पढ़ते हैं, ठीक है, तीनों के बारे में। फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। तो सबसे पहले आपको एज्यूम क्या करना होगा कि आपके पास ये एक तल है। ठीक है, और ये एक अच्छा गोला बनाता हूँ। जब टेक्नोलॉजी है तो गोला अच्छा बनना चाहिए। ये रहा एक गोला, और ये रहा एक दूसरा गोला। ठीक है, अब मैं लाइन भी सीधी बनाऊंगा। ये एक रेखा पर है,
इस रेखा की मोटा कर दूं, इसका कलर चेंज कर दूं। ठीक है, रेखा यानी एक तल है और तल पे एक पिंड है, इस पिंड का जो केंद्र है वो है ओ। अब ये पिंड, इस पिंड का ये पॉइंट है मान लो पी। ठीक है, अब ये जो है घूर्णन कर रहा है, घूर्णन करते 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 कहाँ पहुंचा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, घूर्णन करते हुए यहाँ पे आ गया और ये फिर ओ, और ये भी पॉइंट पी है। मतलब जो पहले पॉइंट पी था वही पॉइंट पी पे आ गया। इसका मतलब इसने एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट कर ली है कि नहीं। इसका मतलब इसने एक चक्कर काट लिया, इसने यहाँ से शुरू किया, घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ पे आया और दोबारा उसी कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो इस दौरान उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, ये दूरी कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे ये दूरी कितनी होगी। कोई भी एक वृत्त या एक स्फीयर कह लो, जब वो एक टर्न लेता है यानी वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर की जाती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, उसके सरकमफेरेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो उसकी जो दूरी तय की जाएगी वो 2 पाई आर। देखो यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, अब यहां से चलता हुआ ये पूरी ये पूरी ये पूरी ये पूरी ये पूरी ये पूरी ये इतनी दूरी चला, ये किसके बराबर है, उसकी परिधि है कि नहीं, तो वही परिधि यहाँ पे फैल गई, यानी यहाँ ये जो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। क्लियर है, तो जो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो गया 2 पाई आर, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाते हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, 2 पाई आर हो गया। अच्छा, अब उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया। अगर जैसे कि अगर इस पॉइंट ओ को हम यहाँ पे रखें तो वो लगातार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया जा रहा है कि नहीं, तो थीटा किसने पूरा कितना कवर किया। आपको पता है कि कोई भी जब सर्कल होता है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसका पूरा कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे इस चक्कर के दौरान 360 डिग्री, और 360 को तो कहते हैं हम 2 पाई, यानी थीटा बराबर 2 पाई। ठीक है, अच्छा आप लोग को पता है कि जब वस्तु रेखीय गति करती है तो उसका वेग क्या होता है, उसका जो लीनियर वेलोसिटी होता है उसको v से दिखाते हैं। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी v से दिखाते हैं। आह, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v होती है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी ओमेगा, है कि नहीं। अगर हम टाइम निकालना चाहें, ठीक है, सबसे पहले देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर हम लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहें तो लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है कि नहीं। ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा s अपॉन टाइम, और लीनियर वेलोसिटी कितनी है हमारी v। अच्छा, और अगर हम यहीं पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा, बराबर क्या हो जाएगा थीटा बाय टाइम। थीटा क्या है हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा बाय टाइम हो जाएगा, तो यहां से अगर हम t निकालेंगे, t की वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा अपॉन ओमेगा, है कि नहीं। यहाँ की t की वैल्यू कितनी आ गई थीटा अपॉन ओमेगा, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई टाइम यानी t, टाइम यानी t। ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ गई s अपॉन v। क्लियर, यहाँ से t की वैल्यू आ गई s अपॉन v, और वहां से t की वैल्यू थीटा अपॉन w आ गया। तो अगर हम इसको इक्वेशन ए कहें और इसको इक्वेशन बी कहें, तो ये दूरी चाहे 2 पाई आर, इस दूरी को चाहे तुम 2 पाई आर कह लो, ठीक है, इस दूरी को चाहे तुम 2 पाई आर कह लो, चाहे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 पाई कह लो, दोनों कवर करने में उसको समय लगा है टी, यानी ये दोनों टी बराबर होंगे कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, दूसरे पेज पे आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी ये हो जाएगा थीटा अपॉन वी इज इक्वल टू, सॉरी थीटा अपॉन ओमेगा ना, थीटा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू एस अपॉन वी। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 2 पाई, और ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, बराबर एस 2 पाई आर अपॉन वी, वी 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यहाँ से वी बराबर क्या आ जाएगा आर ओमेगा। ये इक्वेशन आप लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एक अलग अर्थ है।
यहाँ पे इसका एक अलग अर्थ है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जब भी v बराबर आर ओमेगा होगा, कि जिस कंडीशन में v बराबर आर ओमेगा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, अर्थात जो रोटेशन था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर था। ठीक है, यानी जितना रोटेशन उतना ट्रांसलेशन। ठीक है, v बराबर आर ओमेगा का मतलब क्या हुआ? जितना रोटेशन उतना उतना ट्रांसलेशन। ठीक है, जितना रोटेशन हुआ उतना ट्रांसलेशन हुआ, जितना रोटेट की वस्तु उतना ही उसने विस्थापन तय किया। ठीक है, रोटेशन बराबर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो और इसी केस को क्या कहते हैं? इस केस को कहते हैं क्या? प्योर रोलिंग। इस स्थिति को शुद्ध क्या कहते हैं? इस स्थिति को शुद्ध रोलिंग बोले तो लुढ़कन, यानी प्योर रोलिंग कहा जाता है। किसी वस्तु में रोटेशन उतनी हुई जितनी ट्रांसलेशन हुई, प्योर रोलिंग कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट। कंडीशन वन क्लियर हो गया सभी को? कोई सिंपल से नहीं, बस आपको v बराबर आर ओमेगा निकालना है, और जहां जहां v बराबर आर ओमेगा का केस फॉलो हो रहा होगा वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा प्योर रोलिंग का केस हो जाएगा। ठीक है, प्योर रोलिंग का केस होगा। इसका मतलब ये वस्तु t समय में जितना इसने रोटेट किया उतना ही इसने ट्रांसलेट किया। ठीक है, उतना ही इसने ट्रांसलेट किया, बस यही केस था। अब कंडीशन टू पे आए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कंडीशन टू पे आते हैं। कंडीशन टू में क्या हो जाएगा? हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, जो ट्रांसलेशन है वो रोटेशन से अधिक हो जाएगा। कंडीशन टू। ठीक है, कंडीशन टू में हम किसकी बात करते हैं? कंडीशन टू के लिए भी वही एक डायग्राम बनाओ। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इस पे हमारे दो वृत्त बनेंगे। अच्छा, और एक और वृत्त बनेगा जो, अब देखो इसका पॉइंट ओ है, इसका पॉइंट ओ है, इसका पॉइंट ओ है। ठीक है, ओ से एक काम और कर देते हैं, इस वृत्त को हम कर देते हैं और इसको कर देते हैं मोटा। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट भी पी है। ठीक है, यानी एक रोटेशन उसको यहाँ पे पूरा करना चाहिए था। इतनी की ये कितना होना चाहिए था? 2 पाई आर। एक रोटेशन इतना होना चाहिए था, लेकिन उसने एक्स दूरी अधिक तय कर ली। ठीक है, यानी उस पर हमने बल लगाया, और जितने टाइम में जितने टाइम में उसने एक कवर किया अपना एक रोटेशन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पॉइंट पी यहाँ पे नहीं लेंगे ना, ये पॉइंट पी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेंगे। हाँ, तो जितने सॉरी, जितने टाइम में उसने एक रोटेशन पूरा किया, ये रोटेट भी कर रहा है, ये वस्तु रोटेट करते हुए यहाँ पे आ रही है, जितने जितने टाइम में उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया,
वो डिस्टेंस 2 पाई आर से अधिक है, ठीक है, वो डिस्टेंस जो है 2 पाई आर से अधिक से, देखिए यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एस बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एक्स, है कि नहीं। और हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर तो 2 पाई ही है, क्लियर है कि नहीं। तो हमारी जो हमारा जो वो निकलेगा वी बराबर क्या था, एस अपॉन वी और थीटा बट ओमेगा। तो ये जो ओमेगा ओमेगा इज लेस देन वी आर होगा, इस केस में ओमेगा इज लेस देन वी आर होगा, ये नॉट इक्वल टू है। तो इस केस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिसलना। ये केस हमारा दूसरा केस हो जाता है जिसको कहते हैं फिसलना। फिसलना यानी स्लिपिंग या स्लाइडिंग, ठीक है, स्लिपिंग का केस या स्लाइडिंग का केस, सरकना भी कहते हैं, फिसलना भी कहते हैं, ठीक है। और इस केस में बस होता यह है कि जब वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वस्तु सीधे 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 घूर्णन करना स्टार्ट नहीं करती, वो फिसल जाती है, वो कुछ दूर फिसलती है, कुछ दूर सीधे चलती है, उसके बाद घूर्णन स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ दूर वो सीधे चलती है और फिर उसमें घूर्णन स्टार्ट होता है, क्लियर। तो इसको कहते हैं हम, और ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इस पे लगने वाले फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, एक मिनट, हाँ, इस पे ये होता है फ्रिक्शन के कारण। अब उसके अंदर नहीं जाना हम लोग को, बस इतना जाना है कि फिसलने का केस क्या होता है, फिसलने का केस होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आ गया यार ये सब हटाओ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें बस केस स्टडी करना है। इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो अधिक हो गया किससे, अधिक हो गया हमारा रोटेशन से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन से अधिक हो गया। और इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एस 2 पाई आर प्लस एक्स हो गया, और थीटा तो 2 पाई है ही, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट किया, लेकिन उसको दूरी 2 पाई आर तय करनी चाहिए थी, लेकिन 2 पाई आर से अधिक कर लिया, यानी कुछ दूर वो नॉर्मली चला है, कुछ दूर वो बिना घूमे चला है, यानी कुछ दूर वो फिसलते हुए चला है, इसलिए ये फिसलने का केस होता है। डिस्प्लेसमेंट रोटेशन से जब अधिक हो जाता है तो इसको केस कहते हैं फिसलना, ठीक है। यानी जैसे आप कभी ऑयली सरफेस पे अगर आपने पैर रख दिया हो तो आप गिर जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप गिरते तुरंत सीधे सीधे नहीं गिरते हैं, आपका पैर कुछ देर सीधे जाता है, ठीक है, आप कभी फिसले हैं, फिसलने में बड़ा मजा आता है, आपका पैर कुछ दूर सीधे जाता है और उसके बाद आप रोटेशन होता है, फिर आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। पहले पैर कुछ दूर सीधे गया और फिर आप पीछे की तरफ झुके, आपका सेंटर ऑफ मास बीच में आया और फिर टॉर्क लगेगा और फिर तो आप गिर ही जाएंगे, लेकिन कुछ दूर फिसलेंगे, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उसने अधिक तय कर ली, रोटेशन कम किया, यानी ट्रांसलेशन अधिक, ट्रांसलेशन इज मोर देन रोटेशन। थर्ड के सही बनाते हैं, भाई एक सरफेस, एक यहाँ पे, एक कर्व यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ओ, इसका भी सेंटर ओ, इसका भी सेंटर ओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए थी 2 पाई आर, ठीक है। और ये कितनी दूरी हो गई, ये दूरी हो गई हमारी एक्स, यहाँ से यहाँ तक की एक्स। तो इस बार जो, अच्छा इसको थोड़ा सा डॉटेड कर दें, क्लियर। अब जो पिंड है हमारा, उसको होना तो यहाँ पे चाहिए था, ठीक है,
मतलब उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था 2 पाई आर, लेकिन असल में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? असल में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई आर माइनस एक्स। यहाँ पे जो टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 2 पाई आर माइनस एक्स। ठीक है, इसको कहेंगे लीनियर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर बार की तरह कितना है? 2 पाई। तो इस बार क्या हो रहा है? इस बार रोटेशन ज्यादा हो रहा है और ट्रांसलेशन कम। इस बार रोटेशन हो रहा है ज्यादा और ट्रांसलेशन हो रहा है कम। ठीक है, घूर्णन गति ज्यादा हो रही है और रेखीय गति कम हो रही है। ऐसे केस को क्या कहते हैं? देखो, अ, ऐसे केस का उससे कोई विशेष नाम नहीं है, इसको एग्जांपल के तौर पर समझा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि आप कभी गीली मिट्टी में आपका एक टायर फंस जाए, कभी समझो गीली मिट्टी में टायर फंस जाता है, तो वो गाड़ी का टायर जो गोल गोल घूमते रह जाता है, गाड़ी का टायर गोल गोल घूमते रह जाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, गाड़ी के टायर गोल गोल घूमते रह जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, यानी उसका रोटेशन हो रहा होता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होता है, ट्रांसलेशन बहुत कम हो रहा होता है। ठीक है, तो यही केस तब होता है जब उसको 2 पाई आर दूरी तय करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं मैं दिखा कैसे दे रहा हूँ कि रोटेशन अधिक है ट्रांसलेशन कम है? देखो ये मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि कहाँ गया यार, ये मैं दिखा इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है रोटेशन ट्रांसलेशन के बराबर कब होगा। रोटेशन बराबर ट्रांसलेशन कब होगा? यहाँ पे देखो, रोटेशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशन। रोटेशन ट्रांसलेशन के बराबर तब होगा जब v बराबर आर ओमेगा का केस आएगा। और v बराबर आर ओमेगा का केस तभी आएगा जब ये 2 पाई, जब इधर हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर हो और इधर 2 पाई हो। ठीक है, लेकिन जब ये 2 पाई आर से बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा ट्रांसलेशन बड़ा हो जाएगा। तो देखो, जब यहाँ पे 2 पाई आर कहाँ गया, जब यहाँ पे 2 पाई आर प्लस एक्स हो गया तो हमने क्या कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है यानी ट्रांसलेशन हमारा बड़ा है। ठीक है, 2 पाई आर प्लस एक्स हो गया ना, जब ये 2 पाई आर से बड़ा हो गया यानी हमारा ट्रांसलेशन बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया था? ट्रांसलेशन रोटेशन के बराबर तब था जब वी आर ओमेगा के बराबर तब था, और वी आर ओमेगा के बराबर कब था? जब 2 पाई, जब इधर ये हमारा थीटा 2 पाई था और एस 2 पाई आर था। अब थीटा तो हर जगह 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई, वहां भी 2 पाई, वहां भी 2 पाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये पहले 2 पाई आर यहाँ पे था तो रोटेशन बराबर ट्रांसलेशन हो गया। अब ये 2 पाई आर से बढ़ जाएगा तो ट्रांसलेशन हमारा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे ट्रांसलेशन अधिक हो रहा है, रोटेशन कम हो रहा है, 2 पाई आर प्लस 6। अब वहीं पे हमारा जो अब इस केस में क्या होगा, ये 2 पाई आर से कम हो गया, 2 पाई आर माइनस 6 हो गया, तो इस केस में रोटेशन अधिक होगा, ट्रांसलेशन कम होगा। समझ में आया? तो ये थे तीन कंडीशंस, ये तीन कंडीशंस थे रोटेशन के। ठीक है, कंडीशन रोटेशन के, रोलिंग के, कंडीशंस फॉर रोलिंग। सभी समझ में आया? अब एक और है, उसका नाम है क्या, फ्लाईव्हील। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्लाईव्हील। देखो, हालांकि ये बहुत लंबा चौड़ा फ्लाईव्हील लेना है, इसकी कोई जरूरत है नहीं आपको। इसको हिंदी में कहते हैं गतिपालक पहिया। आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, और फिगर इतना कठिन नहीं है। ठीक है, ये मैंने इंजन का, इंजन में जो फ्लाईव्हील यूज होता है वो दिखाया है। ठीक है, लेकिन जब आपको आप अपने बुक में देखेंगे तो एक बहुत सिंपल सा फ्लाईव्हील दिया हुआ है। आपको ये सारे क्रैंक्स नहीं बनाने हैं, आपको एक सिंपल सा फिगर बनाना है। मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। ये आपका पिस्टन होगा। ठीक है, इसका जो प्रेशर आएगा वो इधर क्रैंक्स पे जमा होगा, और इन्हीं एक क्रैंक से कनेक्टेड होगी फ्लाईव्हील। ठीक है, इन्हीं एक क्रैंक से क्या कनेक्टेड होगी, एक फ्लाईव्हील। और ये फ्लाईव्हील बिल्कुल ऐसी होगी। ठीक है, इसका काम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक फिगर दिखा के समझा दूँ। और इसको किसी तरह बंद कर दो यार। ठीक है, अलग अलग मशीन में अलग अलग तरह के होते हैं इधर। ठीक है, ये हमारा हो गया पिस्टन।
ठीक है। और यहाँ पे जो ये क्रैंक शाफ्ट है पूरा हमले, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट हो गया। अब अपनी बुक में दिखेगा, ज्यादा बेटर दिखे, समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लाई व्हील, ठीक है। ये हो गया फ्लाई व्हील। अब फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, देखो फ्लाई व्हील का काम बस इतना सा होता है। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाई व्हील लगा होता है। और फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, फ्लाई व्हील का काम बस होता है एनर्जी स्टोर करना। ठीक है, जो रोटेशनल एनर्जी क्रैंक शाफ्ट के पास आती है, वही फ्लाईव्हील स्टोर करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने वो देखी होगी ना, जो मशीन टेलर्स यूज करते हैं, ठीक है, कपड़े सिलने के लिए, वो कैसे एक पैर से चलाते रहते हैं, एक नीचे बड़ा सा पहिया लगा होता है और ऊपर एक छोटा सा पहिया लगा होता है, ठीक है। तो वो जो बड़ा सा पहिया होता है, वो क्या होता है, वो हमारा फ्लाई व्हील होता है। छोटा सा पहिया क्या होता है, पुली। छोटा सा पहिया होता है पुली, और जो बड़ा वाला पहिया होता है उसको कहते हैं फ्लाई व्हील। ठीक है, अब उसका काम क्या होता है, देखो आपने कभी टेलर को कपड़े सिलते हुए देखा है, वो अपने पैर से क्या करता है, उस बड़े वाले पहिए को घुमाता रहता है, अपने अपने पैर से वो लीनियर मोशन करता है, यानी पैर चलाता है, पैडल चलाता है, और फिर वो पहिया घूमने लगता है। पहिया कनेक्टेड रहता है, पहिया घूमने लगता है। अब पहिया घूमने लगता है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब वो अपने पैर रोक देता है, ठीक है, जब ये पहिया घूमना बंद कर देता है, तभी ऊपर वाला पहिया चलता रहता है, कुछ देर तक चलता रहता है जितने। अब वो क्यों चलता रहता है, क्योंकि वो जो बड़ा वाला पहिया रहता है उसने रोटेशनल मोशन क्या किया, स्टोर कर लिया, उसने रोटेशनल एनर्जी अपने पास स्टोर कर ली। और जब वो उसने अपना पाँव चलाना बंद कर दिया, बड़ा वाला पहिया रुक गया, तो उसके बाद उस बड़े वाले पहिया ने क्या किया, जो बची अपने अंदर स्टोर की थी रोटेशनल एनर्जी, वो पुली मतलब वो उस रस्सी के थ्रू या उस रोप के थ्रू या उस पुली के थ्रू ट्रांसफर कर दी छोटे वाले पहिए में, तो वो चलने लगा। बस यही काम होता है इसका, फ्लाई व्हील का। ठीक है, बस इतना सा काम होता है। देखो इस केस में देखो, तो ये हमारे जो स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये इंजन के स्ट्रोक्स हैं, 4 स्ट्रोक इंजन, आप आगे आके पढ़ेंगे। तो स्ट्रोक के इंजन से थर्ड सेम में या सेकंड, हाँ सेकंड सेम में नहीं, थर्ड सेम में आपको पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। तो जो स्ट्रोक हमारे स्ट्रोक वाले इंजन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जी देते हैं, किसी केस में ये ए देता है, किसी केस में बी देता है, किसी केस में सी, किसी केस में डी, तो अलग अलग केस में अलग अलग ये एनर्जी देते हैं, और वो सारा एनर्जी इसमें स्टोर कर लिया जाता है, किसे, रोटेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये एनर्जी जब ए वाला देता है तो बी वाला बंद रहता है, जब बी वाला देता है तो सी वाला बंद रहता है, सी वाला देता है तो डी वाला, ऐसे ये लोग मतलब अल्टरनेटिवली काम करते हैं, ठीक है। आपको बढ़िया समझा जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन। लेकिन बस इनका इस समय फ्लाई व्हील समझो कि फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, जो ये एनर्जी देते हैं, जो ये मोशन कर रहे होते हैं, उसको स्टोर कर लेता है ये, ठीक है। जब भी ये कोई मोशन नहीं करता, तो ये अपना बचा मतलब जो मोशन इसने स्टोर किया रहता है, वो बाहर निकालता है। बस फ्लाई व्हील का इतना सा काम होता है। क्लियर है, फ्लाई व्हील का बस इतना काम होता है। अब इससे फायदा क्या होता है, इसका इसका नीड क्या हमें, इसका नीड ये है कि जब एक मोशन कर रहा होता है, तो जो गाड़ी हमारी होती है उसकी गति अलग होती है, उसको इंजन को एक अलग प्रकार की गति मिल रही होती है। जब दूसरा मोशन कर रहा होता है तो इंजन को दूसरे प्रकार की गति मिल रही होती है, और ऑल्टरनेटिवली होता है। तो ये जो गति में फ्लक्चुएशन आएगा तो इंजन खराब हो जाएगा। अब उससे बचाने के लिए क्या होता है, फ्लाई व्हील होता है, कि जब ये इसका मोशन कम होगा, तो ये अब जो रोटेशनल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, उसको मोशन बना के आगे क्रैंकशाफ्ट में भेज देगा। तो फिर वही मोशन मिल जाएगा जो गाड़ी को चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन, उससे गाड़ी खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है गति पालक चाहिए पहिया। आप आप स्टेटमेंट इसके बारे में लिख लीजिएगा, या मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, गति पालक पहिया होता क्या है बेसिकली। देखो इंग्लिश में लिखो कि हिंदी में, इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में सोचना पड़ेगा। गति पालक पहिया एक यंत्र होता है, इज अ मैकेनिकल टूल। अभी बना किससे होता है, देखो कास्ट आयरन या स्टील से बना होता है, ठीक है। अगर इसके हम कास्ट आयरन और स्टील से, कास्ट आयरन को क्या कहते हैं यार, ढलवा लोहा लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, फिर बाद में हिंदी कर लूंगा। इट इज अ डिस्क और व्हील शेप्ड मशीन used
टू स्टोर rotational energy in machines that work on the principle of rotation. It is made of steel or cast iron. Basic use of flywheel is in automobile and production industry. अब इसी चीज को क्या करना है, हिंदी में लिखना है। बुक से देख के आप लोग लिख लीजिएगा इसका हिंदी। क्लियर? तो आज हम समझें कि हमारा ये चैप्टर खत्म। है कि नहीं? अगर कुछ छूटा भूला होगा जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे या चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे या ग्रुप में मुझे बताएंगे, जो इससे बच रहा होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा, चैप्टर खत्म नहीं, अभी मैं न्यूमेरिकल्स तो करने ही है। हमारा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, अभी मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ना है। ठीक है, डेरिवेशंस और थ्योरी हो गई, अब न्यूमेरिकल बचे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम आपके लिए लेके आएंगे कल न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स जरूर से जरूर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनकी जगह न्यूमेरिकल्स पूछे जाएँ। ठीक है, पता नहीं, मतलब सिलेबस चेंज होने के बाद, पैटर्न चेंज होने के बाद पहली बार पेपर हो रहा है, तो कुछ आइडिया करना, गेस करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे सब तो पेपर चाहे कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, सभी को क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये चैप्टर खत्म माने, बस न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ, लगता तो है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया। और अगर क्लियर हो गया तो पता क्या करना है, क्लियर हो गया तो करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो भाई, जितना कर सको उतना शेयर करो। ठीक है, सभी को पढ़ाओ, जबरदस्ती पढ़ाओ। चलो, फिर मिलते हैं कल न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह 8 बजे रेसा एकेडमी, रेसा सेमेस्टर पर, एकेडमी पे नहीं, रेसा सेमेस्टर पर अप्लाइड फिजिक्स न्यूमेरिकल्स होंगे, रोटेशनल मोशन के अच्छे न्यूमेरिकल्स। और मैं आप सबसे एक्सेप्ट करता हूँ कि सभी जो फॉर्मूले, देखो बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले थे, आपको वो नहीं याद करने हैं। कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो फॉर्मूले वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, आपको याद क्या करके रखना है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब टॉर्क बराबर एफ इंटू आर होता है, ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। हाँ, आप जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने कल निकाला वो भूल सकते हैं। ठीक है, 1/m आई/mr² इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 + i/mr², ये आप भूल सकते हैं, इसकी छूट है आपको। लेकिन जो अगर टाउ बराबर आप एफ आर भूल गए तो फिर समझ लो बेकार है पढ़ना, फिर ये चैप्टर जो आपने 11-12 लेक्चर्स लिए वो पढ़ना बेकार था। ठीक है, तो वो आपको काम नहीं करना है, आपको जुड़ना है सारे बेसिक फॉर्मूले के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो पढ़ाया गया है। हम फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।